जानेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2014 के उच्च प्राथमिक 6 to 8 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 30 फरवरी 2014 को हुआ था। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें वह कथन बताना है जो गलत है। फर्स्ट है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। सेकेंड है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। थर्ड है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और फोर्थ है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना ही वंशानुक्रम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये कथन गलत है, ठीक है। बाकी सारे कथन हमारे बिल्कुल सही हैं कि जो वंशानुक्रम होता है ये माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। वंशानुक्रम कैसे होता है? जो माता पिता होते हैं इनसे संतान में होता है गुणों का संचरण, यानी इनके गुण जो होते हैं वो बच्चों के अंदर जाते हैं माता पिता के। सेकेंड वाला ऑप्शन भी सही है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का है परिणाम। विकास एंड डेवलपमेंट क्या है? ये प्राणी और उसके जो पर्यावरण होता है इसके अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। वहीं माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना ये वंशानुक्रम है। ये भी बिल्कुल सही है। तो व्याख्या भी है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जो वंशानुक्रम है ये व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ना कि शोधन है, ठीक है। शोधन नहीं है, कैसा है? पूर्ण योग है। नेक्स्ट है कि साहचर्य के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम कि ये सभी। तो साहचर्य की बात करें तो ये सभी हैं साहचर्य के नियम। कौन से? समानता के नियम, समीपता के नियम और वैषम्य के नियम, ये सभी साहचर्य के नियम हैं। व्याख्या है कि साहचर्य का नियम होता है समानता का नियम, समीपता का नियम और वैषम्य के नियम, ठीक है। कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही देश है। अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना कि चिंतन। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, यही होता है सीखना। किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम यानी कि सीखना है, ठीक है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम यानी कि सीखना। नेक्स्ट है कि अपने आप को प्रेम करने के प्रवृत्ति क्या क्या कहते हैं? तो यानी कि जब अपने आप को इंसान प्रेम करना है तो ये वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति की हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो यदि अपने आप को इंसान प्रेम करता है तो ये प्रवृत्ति कहलाती है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति। व्याख्या है कि मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। पौराणिक कथा में जो नार्सिसिस्ट हैं इन नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है, और इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर की होती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं इसे ही हम नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। देश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, मौसम, वातावरण की जलवायु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। व्याख्या है कि मार्स और बिंगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की जो बुद्धि होती है ये आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होती है। तो वातावरण द्वारा जो जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों को क्या किया जाता है?
उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो मार्शल और विंगो ने कहा गया था कि मानव व्यवहार की हर एक विशेषता है ये वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया है इसका फल होती है। वंशानुक्रम द्वारा क्या होता है कि जो मनुष्य की बुद्धि होती है ये आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरित होती है, जबकि वातावरण द्वारा क्या होता है इस तरह की जन्मजात योग्यता के विकास के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट है कि पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डेस कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रामाणिक विचलन का मान, ऑप्शन बी है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, थर्ड है सह संबंधी प्रतिनिधि का मान, फोर्थ है समोच्च प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को हम केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। व्याख्या भी है कि पूरे आवर्ती वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का हम मान कहते हैं, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक ये सभी शामिल होते हैं। तो पूरे आवर्ती वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। क्या कहते हैं? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, जिसमें कौन शामिल होता है? माध्य, माध्यिका और बहुलक। कौन? माध्य, माध्यिका और बहुलक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, यानी हमें उस विशेषता के बारे में बताना है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो बच्चे होते हैं उनके लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, ऑप्शन बी है कि वे हमेशा सफल होते हैं, थर्ड है कि वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं और फोर्थ है वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो अगर बात करें आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता जो नहीं है, ऑप्शन बी कि वे हमेशा सफल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा सफल हो। बच्चा है पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, लेकिन एक सा बच्चा जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है वो चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करेगा, कार्य के समय आनंद अनुभव करेगा और कठिन कार्यों में वह उच्च स्तर की क्या करेगा? ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। व्याख्या भी है कि यदि किसी बालक द्वारा स्वयं कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है तो वह बालक आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। यानी जब किसी बालक द्वारा स्वयं कार्य करने को प्रयत्न किया जाता है, प्रयत्न करता है वो स्वयं कार्य करने का, तो वो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। इसमें बालक क्या होता है? चुनौतीपूर्ण कार्य करता है, कार्य करते समय आनंद उठाता है और कठिन कार्यों में ये उच्च स्तर की ऊर्जा को भी प्रदर्शित करता है। इस तरह के बालक हमेशा कैसे होते हैं? हमेशा सफल हों ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चाहे आंतरिक रूप से हो चाहे बाहरी रूप है, पर बच्चे की सफलता जो है वो हमेशा निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? प्लेटो, अरस्तु, रूसो के रॉस? सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। ये कथन रूसो ने दिया था। किसने दिया था? रूसो ने। रूसो ने कहा था कि बालक जो है वो एक ऐसी पुस्तक के समान होता है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का कि प्रशासक का? तो अगर बाल मनोविज्ञान की बात करें तो इसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है बालक यानी कि स्टूडेंट्स का। ठीक है, मुख्य स्थान किसका होता है? बालक का होता है। व्याख्या है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है बालक का। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत और निर्धारित की जाती है। यानी कि वर्तमान समय में कैसे शिक्षा दी जा रही है? ऐसी शिक्षा जो बाल केंद्रित हो, यानी कि जिसमें सेंटर में कौन हो? बालक हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षा होती है, शिक्षण पद्धति होती है, ये सब बालक के हिसाब से ही होती है। जैसा बालक होता है उसी के हिसाब से प्रस्तुत और निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया में कौन सी पद्धति में है?
ऑप्शन ए है आगमनात्मक, सेकंड है निगमनात्मक, थर्ड है दोनों, फोर्थ है कोई नहीं। तो अगर हम सामान्य से विशेष की बात करें तो वही निगमनात्मक में जाती है। निगमनात्मक मतलब जहाँ पे नियम पहले होते हैं और उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। तो ना से नियम और ना से निगमनात्मक, ठीक है। जहाँ पे नियम से उदाहरण की ओर जाता है तो वहाँ पे निगमनात्मक होती है। ये कैसी होती है? सामान्य से विशेष यानी जनरल टू स्पेसिफिक होती है, ठीक है। व्याख्या भी है कि निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है। ये नियम से उदाहरण की ओर होता है। नवीन समस्याओं को हल करने की सबसे उपयुक्त विधि है। यानी कि निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत क्या होता है? ये सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक जाती है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाती है, यानी पहले नियम दिए जाते हैं फिर उदाहरण। और जो नई प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी ये विधि है। नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात करें तो वो हमारी हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिकता की भावना, ठीक है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? वो है सामूहिकता की भावना। व्याख्या भी है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सामूहिक भावना की प्रबलता। प्रबलता किसमें रहती है? सामूहिक भावना में। आत्मनिर्भरता की भावना, और किसकी भावना रहती है? आत्मनिर्भरता की। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, वृद्धि किसमें होती है? मानसिक योग्यताओं में। शारीरिक विकास में स्थिरता, स्थिरता किसमें रहती है? शारीरिक विकास में। रचनात्मक कार्यों में आनंद होता है। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास और रुचियों में परिवर्तन, ठीक है, ये सभी होती हैं। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यता में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास और रुचियों में परिवर्तन। नेक्स्ट है कि किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसायिक की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन की सभी। तो अगर बात करें किशोर अवस्था की तो इसमें संवेगों की जो तीव्रता है इन सभी से प्रकट होती है। किस प्रकार प्रकट होती है? इन सभी से, जैसे कि प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या और नई परिस्थितियां जो होती हैं उनके साथ क्या? समायोजन, ठीक है। व्याख्या भी है कि किशोर अवस्था में नए प्रकार की परिस्थितियों का समायोजन, समस्या के परिणाम स्वरूप संवेगिक भावना का विकास होता है तीव्र। ये परिस्थितियां कई होती हैं, जैसे कि प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन और सामाजिक परंपराएं आदि, ठीक है। नेक्स्ट है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो अगर बात करें 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले तो ये प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखेंगे। कौन से आईक्यू में रखेंगे? प्रतिभाशाली। व्याख्या भी है कि टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाले बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। टर्मन की श्रेणी निम्नलिखित थी। तो टर्मन ने कब बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की? 1916 में। उन्होंने क्या कहा? जो 140 से प्लस वाले होते हैं वो कैसे होंगे? प्रतिभाशाली, ठीक है। तो इन्होंने बुद्धि लब्धि की सारणी 1916 में इस तरह से दी कि जिस भी 130 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि है वो प्रतिभाशाली है, जिसकी 121 से 130 है वो प्रखर बुद्धि है, जिसकी 111 से 120 है वो तीव्र बुद्धि है, जो 91 से 110 है वो सामान्य बुद्धि है, जो 81 से 90 तक है वो मंद बुद्धि है, जो 71 से 80 तक है वो अल्प बुद्धि है, जो 71 से कम है वो जड़ बुद्धि है। तो 71 से कम जितने भी बच्चे होंगे जो जड़ बुद्धि में, 71 से 80 तक ये अल्प बुद्धि में, 81 से 90 तक ये मंद बुद्धि में, 91 से 110 से सामान्य बुद्धि में, 111 से 120 से तीव्र बुद्धि में, 121 से 130 से प्रखर बुद्धि और 130 से अधिक जितने भी हैं वो प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है,
किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस की स्किनर। तो सही आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। जो सृजनशीलता है ये मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की है मानसिक क्रिया। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो का है। व्याख्या भी है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार एक सृजनशीलता की बात करें तो सृजनशीलता ये मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की है मानसिक क्रिया। नेक्स्ट है कि प्रयास और भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर और पावलव। तो ये है थॉर्नडाइक। ठीक है, प्रयास और भूल यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। व्याख्या भी है कि अधिगम सीखने के क्षेत्र में प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ईएल थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि किसी कार्य करने में जो त्रुटि या गलती करते हैं और अनेक बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या या फिर गलतियों की संख्या कम की जाती है या फिर समाप्त कर दी जाती है, तो इसे सीखने को ही प्रयास और भूल द्वारा सीखना कहते हैं। क्या कहा है ईएल थॉर्नडाइक ने? इन्होंने प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इन्होंने कहा है कि अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं और उसको करने में हमारी जो त्रुटि, जो मिस्टेक, जो गलतियां होती है उनको अगर बार बार प्रयास करके उनमें सुधार कर लेते हैं या फिर उन्हें कम कर देते हैं तो वही प्रयास द्वारा सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि जो सीखने के पठार है क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये तो सही है कि जो सीखने वाला व्यक्ति है, जो सीखना चाहता है, उसको प्रेरित भी कर सकते हैं और प्रोत्साहित भी। सेकेंड है कि सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। सीखने की कौन सी अच्छी विधि का? थर्ड है उसे दंडित करना चाहिए। नहीं, ये गलत है। हमें किसी भी प्रकार से व्यक्ति को दंडित नहीं करना चाहिए। दंडित वाला बिल्कुल रॉन्ग में चला जाएगा, तो ऑप्शन सी ही सही है। क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी सही है। जबकि इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनके कारणों का अध्ययन कर सकते हैं, सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं और सीखने की अच्छी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। व्याख्या है कि सीखने के पठार का अर्थ है कि सीखने में अवनति, अर्थात जब अधिगम प्रक्रिया में जो अधिगम करता है वो रुचि नहीं लेता है या फिर थक जाता है तो अधिगम में पठार आ जाता है। क्या होता है कि सीखने के पठार से मतलब कि सीखने में अवनति होना, यानी कि जो अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता है, जो सीखने वाला व्यक्ति है वो रुचि नहीं ले रहा है या फिर वो थक रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो अधिगम में पठार कहलाता है। और अधिगम के पठार का निराकरण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अधिगम करता जो है उसको प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, अधिगम की जो अच्छी विधि है उसका प्रयोग कर सकते हैं, अधिगम में पठार के कारणों का है उसका अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी सीखने वालों को हमें दंडित नहीं करना चाहिए। दंडित करना एक रोंग में चला जाएगा और हमें रोंग नहीं करना है। ठीक है, निगेटिव पार्ट को हमें बिल्कुल अलग करना है। सीटेट हो या यूपी टेट हो, किसी में भी बच्चे को दंडित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में एक क्रमशः मंद होती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब सीखने में प्रारंभ की गति तेज है लेकिन धीरे धीरे ये मंद होती चली गई तो वो कौन सी कहलाती है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्स्ट है कि उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व। सेकेंड है नतोदर वक्र, कॉन्केव कर्व। थर्ड है मिश्रित वक्र रेखा, कॉम्बिनेशन कर्व लाइन। फोर्थ है वक्र रेखा नहीं होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स कर्व यानी उन्नतोदर वक्र। कौन सा वाला वक्र? कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, देखो दे भी रखा है जी। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति कैसी है? तीव्र है, लेकिन धीरे धीरे वो मंद होती चली गई तो वो कॉन्वेक्स कर्व होता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है कि दो व्यक्तियों में, यानी कि दो व्यक्ति हैं उनमें शारीरिक भिन्नता होना। सेकेंड है कि दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। थर्ड है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। फोर्थ है कोई नहीं। तो बताइए व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व भिन्नता मतलब होता है कोई भी दो व्यक्ति है, ना तो वो शारीरिक रूप से, ना तो वो मानसिक रूप से और ना ही संवेगात्मक दशा में, किसी भी दशा में वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता का क्या तात्पर्य इसका है कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना।
सेकेंड है कुसमायोजन का निराकरण करना। थर्ड है ए और बी दोनों। फोर्थ है कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य होता है इसकी रक्षा करें और कुसमायोजन का क्या करें? निराकरण। इसका निराकरण करें? कुसमायोजन का। ठीक है, साथ ही बालक के मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है कि बालकों के मानसिक क्षमता की वृद्धि करें, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गलत प्रभाव को रोकें ताकि बालक के मस्तिष्क का पूर्ण रूप से क्या हो सके? विकास, और बालक अपने वातावरण के साथ क्या कर सके? समायोजन कर सके। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब यही होता है कि बालकों की जो मानसिक क्षमता होती है, जो मेंटल एबिलिटी होती है, उसमें वृद्धि होती है। उसका जो मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला गलत प्रभाव है उसको भी रोका जा सकता है और मस्तिष्क पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। ठीक है, और अपने वातावरण के साथ क्या कर सकते हैं? ये समायोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। तो इनके हमें माध्यिका बतानी है। तो ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 23। तो अगर इनकी हम 7 छात्रों के अंकों की माध्यिका निकालेंगे तो 40 यानी कि 40 होगी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न में दे रखा था आरोही क्रम में रखने पर हमें नई श्रेणी प्राप्त होगी। मध्यिका निकालेंगे n+1/2 बापत यानी n बराबर आंकड़ों की संख्या, और इस तरह से हमारी मध्यिका कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। यानी कि हमें सबसे पहले इन सबको जो है वो आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में रखने के बाद n+1/2, और n मतलब होता है आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं? 7 है, +1 कर दिया जाता है बटा 2, तो 7 और 1 8, और दो दो एक कम 2 चक्कू 8 यानी चौथी संख्या। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब 40। यानी ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रुचि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है योग्यता, सेकंड है अवधान, थर्ड है दोनों, फोर्थ है कोई नहीं। रुचि यानी इंटरेस्ट की बात करें तो इसका संबंध होता है अवधान से। किससे होता है? अवधान से। व्याख्या भी है कि मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु और क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा है कि रुचि यानी कि इंटरेस्ट वह आंतरिक प्रेरक शक्ति होती है जो हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? कोई भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया है इनके प्रति ध्यान देने के लिए करती है प्रेरित। इस प्रकार रुचि का अवधान से सीधा और घनिष्ठ संबंध, इंटरेस्ट का किससे होता है? अवधान से सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रेरणा, सेकेंड है सीखने का स्थानांतरण, थर्ड है भग्नाशा, फोर्थ है चिंता। तो अगर सीखा हुआ जो ज्ञान है, कौशल है या फिर विषय है उसका हम अन्य परिस्थितियों में उपयोग करते हैं तो ये सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण। व्याख्या भी है कि सीखे हुए ज्ञान, कौशल या फिर विषय का जब किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। और सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, नंबर 3 शून्य। तो सीखा हुआ ज्ञान, कौशल या फिर विषय है जब उसका हम किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं हम सीखने का स्थानांतरण। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, नंबर 3 शून्य। नेक्स्ट है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? उत्तेजना, आवर्ती, सामान्यीकरण, कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उत्तेजना। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना है। कौन सा है? उत्तेजना है। ठीक है। व्याख्या है कि पावलोव द्वारा प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो पावलोव द्वारा क्या किया गया? प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत का दिया गया प्रतिपादन, और इसे हमने क्या कहा? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान कैसा होता है? प्रथम सोपान की अगर बात करें तो उत्तेजना होता है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में ये व्यवहार का कारण बन जाती है। तो पावलोव ने क्या प्रतिपादित किया? अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे क्या कहा गया? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया। प्रथम सोपान क्या होता है? इसका उत्तेजना, और ये किसी विशेष अनुक्रिया के साथ क्या होती है? लगी हुई, और अंत में ये क्या बन जाती है? कि अंत में ये व्यवहार का कारण बन जाती है।
नेक्स्ट है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति की बात करें तो ये क्या है, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग। कथन किसका है, फर्स्ट है मैकडूगल, सेकंड है वुडवर्थ, थर्ड है रॉस, फोर्थ है ड्रेवर। तो स्मृति की बात करें तो ये सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये है वुडवर्थ का। किसका है, वुडवर्थ का है। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का है कैसा उपयोग, सीधा उपयोग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा या फिर दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, उपयुक्तता की उपयुक्त दोनों, ए और बी। तो दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं पूछा है तो वो है उपयुक्त ए। व्याख्या भी है कि जो उद्दीपन की स्थिति है ये ध्यान को आकर्षित करने की बाहरी दशा है, जबकि आवश्यकता ये ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा है। तो उद्दीपन की स्थिति क्या है, ध्यान को आकर्षित करने की बाहरी दशा, जबकि आवश्यकता यानी कि नीड क्या है, ये ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा। नेक्स्ट है कि संवेग की उत्पत्ति डेज से होती है, आदत, मूल प्रवृत्तियाँ, शारीरिक विकास, संपत्तियों के निर्माण। तो संवेग की बात करें तो इनकी उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। किससे होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है। व्याख्या है कि मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है। मैकडूगल ने क्या कहा था कि व्यक्ति जो है वो कई सारी मूल प्रवृत्तियां लेकर आता है संसार में। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के होता है संवेगों से। इन मूल प्रवृत्तियों से ही संवेगों की होती है उत्पत्ति, और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जिनसे संवेगों की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट क्वेश्चन कि किसके अनुसार तो ये होता है, मूल प्रवृत्तियां होती है, तो मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति जो होता है वो अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आते हैं। मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है, कई प्रकार के संवेगों से। इन्होंने मूल प्रवृत्तियां जो है वो मैकडूगल ने कितने प्रकार की बताई हैं, 14 प्रकार की बताई हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे कि मूल प्रवृत्तियां भागना है, ये किससे है, इसका संवेग भय से है। उत्साह, युद्ध प्रियता, इसका क्रोध से है। और शिशुरक्षा, इसका वात्सल्य से है। नेक्स्ट हमारा है कि अभिप्रेरण के लिए अक्सर डे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, यानी अभिप्रेरण या मोटिवेशन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। तो मोटिवेशन वही होता है जहाँ पे हमें आवश्यकता यानी कि नीड होती है। बिना नीड के हम किसी भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, हमें आवश्यकता है तभी हम सीटेट पास करना चाहेंगे, हमें आवश्यकता है टीचिंग जॉब की इसलिए हम यूपीटेट पास करना चाहते हैं। बिना आवश्यकता के हमारे यूपीटेट सीटेट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जहाँ तक आवश्यकता है वही मोटिवेशन है, वही पढ़ाई हो रही है। ठीक है, बिना हमें आवश्यकता के कुछ नहीं करना चाहेंगे। अगर हमें खाना मिल रहा है और हमारे पास जॉब है तो हम क्यों पढ़ेंगे, भैया जॉब के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो यही होता है। ठीक है, मैस्लो ने भी कहा है कि अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है, यानी कि जिस तरह की हमारी नीड होगी, जिस तरह से हमारी आवश्यकता होगी, उसी प्रकार से व्यक्ति मोटिवेट होगा और प्रेरित होगा। आवश्यकता और प्रेरणा ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और प्रेरणा को आवश्यकता भी कहते हैं, यानी कि नीड और मोटिवेशन एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए मोटिवेशन को नीड भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक, ऑप्शन ए है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। सेकेंड है विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। थर्ड है विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। फोर्थ है सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को, तो ये सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सभी क्रियाएं कर सकते हैं। व्याख्या भी है कि विद्यार्थियों के प्रत्यय विकास या फिर निर्माण के लिए शिक्षण को कई कार्य करने चाहिए, जैसे कि शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, सरल से जटिल यानी कि इजी टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको व्यापक अनुभव की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्यय अंतरण का भी अवसर देना चाहिए। वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। कैसे एनवायरनमेंट का निर्माण करना चाहिए, सौहार्दपूर्ण और लोकतांत्रिक। साथ ही समायोजन की भावना का भी विकास करना चाहिए। किसके, समायोजन की भावना का। नेक्स्ट है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये परिभाषा किसने दी, वॉरेन रॉस वैलेंटाइन की स्किनर। सही आंसर हो जाएगा रॉस। चिंतन ये मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है और ये चिंतन की परिभाषा रॉस ने दी। किसने दी, रॉस ने दी। ठीक है, व्याख्या भी है कि रॉस के अनुसार चिंतन जो है ये मानसिक विकास का है ज्ञानात्मक पहलू या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। रॉस ने क्या कहा है कि जो चिंतन है ये हमारे मानसिक विकास का है ज्ञानात्मक पहलू या फिर हमारे मन की जो बातें हैं इनसे संबंधित है मानसिक क्रिया। क्या है, मानसिक क्रिया है।
नेक्स्ट है कि कल्पना के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? कल्पना इमेजिनेशन के डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन ए है कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन बी है कहानी सुनाना चाहिए। थर्ड है रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान दें। फोर्थ है कि सभी क्रियाएं करें। तो अगर कल्पना का विकास करना है, इमेजिनेशन का डेवलपमेंट करना है, तो सभी क्रियाएं आप कर सकते हो, ठीक है। ज्ञानेंद्रियां भी प्रशिक्षित कर सकते हो, कहानी भी सुना सकते हो, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर भी ध्यान दे सकते हो। तो व्याख्या है कि कल्पना का विकास करने के लिए कई कार्य करने आवश्यक होते हैं, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी को सुनाना, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान देना और सामाजिकरण होना चाहिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2014 का उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 का प्रीवियस ईयर का पेपर जो 23 फरवरी 2014 को हुआ था। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।